अच्छा, तो we were discussing about specialist market. तो specialist basically the person who maintains the order book, मतलब इसके पास specific stock की order book होती है, ठीक है? अच्छा, अब इसका मतलब ये भी है कि जो specialist हमारा है, इसके पास एक किसी स्टॉक की या दो स्टॉक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कह लें कि स्पेशलिस्ट बेसिकली इज ए रजिस्टर्ड टाइप ऑफ डीलर, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने स्पेसिफिक स्टॉक में मार्केट को ऑर्डरली रखना है, मतलब मार्केट को प्राइस को उसने जो है वो बहुत ज्यादा चढ़ने या बहुत ज्यादा गिरने नहीं देना, ठीक है। उसने प्राइस भी मेंटेन रखनी है, उसने ऑर्डर बुक भी मेंटेन रखनी है। मतलब अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर प्लेस करना है, स्पेसिफिकली प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर, तो वो क्या होगा, वो आपके स्पेशलिस्ट के पास जाके उस तरह से जो है वो लिखा जाएगा या स्पेशलिस्ट की बुक में वो एंटर होगा, और स्पेशलिस्ट जो है उस ऑर्डर को फिर अगर मैच कर गया वो ऑर्डर तो उसको एग्जीक्यूट वगैरह जो है वो कराएगा। ठीक हो गया। तो यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो आप लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ लो, वरना फिर हम जो है वो आगे मूव करते हैं। चलें, अच्छा, इसके बाद हम जो ऑर्डर्स हैं, हमने दो किस्म के ऑर्डर पढ़े हैं। एक हमारे पास मार्केट ऑर्डर है और एक हमारे पास जो है वो प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर है, ठीक है। अब हम इसकी एक एलैबोरेटिव फॉर्म जो है वो भी देख लेते हैं कि मार्केट ऑर्डर जो है वो क्या होता है और हमारे प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला हमारा मार्केट ऑर्डर है। तो मार्केट ऑर्डर सिंपली इज ऑर्डर टू बाय और सेल एट करंट मार्केट प्राइस, बेस्ट अवेलेबल प्राइस, प्राइस क्लोज टू आस्क प्राइस ऑफ डीलर, ठीक है। अब सिंपली स्पीकिंग आपका जो है आप जो है वो बाय और सेल करते हैं, ठीक है। आप और बाय या सेल करते हैं मार्केट में जाके, ठीक है। तो आप अगर प्राइस को स्पेसिफाई नहीं करते तो आपका वो मार्केट ऑर्डर जो है वो कहलाता है। इसमें प्राइस की स्पेसिफिकेशन नहीं होती। आप अपने जो ब्रोकर हैं उसे कहते हैं कि जी सपोज उसे कहते हैं कि आप जो है वो बाटा पाकिस्तान का शेयर जितने का भी है खरीदो, या बाटा पाकिस्तान का शेयर जितने का भी निकलता है वो बेच दो, ठीक है। तो इसमें एग्जीक्यूशन आपकी जो है दैट इज गारंटीड, प्राइस इज नॉट। हो सकता है कि आपको प्राइस मिल जाए अच्छी, हो सकता है कि आपको अच्छी प्राइस ना मिले, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है कि अगेन आप क्योंकि एट प्रिवेलिंग प्राइसेस जो भी अवेलेबल बेस्ट प्राइसेस हैं उस पर खरीदना है बेचना चाह रहे होते हो, तो आपको जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन फौरन हो जाती है, फौरन बिक जाता है या फौरन आपका स्टॉक जो है वो आप उस तरह से जो है वो खरीद लेते हो, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज लिमिट ऑर्डर, ठीक हो गया। अच्छा, अब लिमिट ऑर्डर प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर है बेसिकली। इसमें आप क्या करते हो, इसमें यू ऑर्डर टू बाय और सेल एट ए स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि डेफिनेटली यू वुड बी इंटरेस्टेड टू बाय एट लोअर प्राइस एंड सेल एट हायर प्राइस। सिंपली स्पीकिंग आपका जो करंट मार्केट मैकेनिज्म है, हमने देखा कि मार्केट मैकेनिज्म में दो चीजें चल रही होती हैं। एक मार्केट मैकेनिज्म में ना ये ओपन प्राइस चल रही है, जिसमें अगेन द थिंग इज कि आपकी जो है ये करंट प्राइस है 355.1 है, ठीक है। अच्छा, ये करंट मार्केट प्राइस है इसकी, ठीक है। ये कोई 0.59% गिरी है, 2 रुपए से जो है क्या कर गई है, शेज़ान की प्राइस जो है वो गिर गई है। अच्छा, उसके बाद अगेन द थिंग इज कि आप जो है फिर डीलर की तरफ देखते हो, तो डीलर इज विलिंग टू सेल एट 360 एंड विलिंग टू बाय एट 355। अच्छा, आप ना इस प्राइस से भी मुतमईन नहीं हो, ठीक है, आप इस प्राइस से भी मुतमईन नहीं हो, तो यू प्लेस एन ऑर्डर टू बाय, ठीक है, यू प्लेस एन ऑर्डर टू बाय बिलो 360, क्योंकि देखो ये आस्क प्राइस जो है ये बायर ये डीलर की सेल प्राइस है और आपकी ये परचेज प्राइस होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं 360 जो है ये ज्यादा है, ठीक है। आप 355 पे भी मुतमिन नहीं हो जो कि करंट प्राइस उस तरह से जो चल रही है। आप कहते हो कि आई वांट टू बाय एट 350, तो आप 350 का ऑर्डर प्लेस कर देते हो, ठीक है।
इसी तरह से अगर आप जो है वो सेल करना चाहते हो और आप मार्केट में जाते हो और आपको लगता है कि 355 इज लो, ठीक है, जो कि अवेलेबल है, जिसपे वो खरीदने के लिए रेडी है डीलर, तो आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली द थिंग इज कि आप कहोगे कि जी मैंने सेल करना है 360 पे या 370 पे, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यू ऑर्डर टू बाय और सेल एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, ये प्राइस कोई भी हो सकती है, आपकी लाइकिंग के मुताबिक होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक आपकी लाइक अगर आप जो है वो खरीदना चाह रहे होते हो तो इट इज बिलो आस्क प्राइस, इसमें प्राइस इज गारंटीड, एग्जीक्यूशन इज नॉट, ठीक है। मतलब मार्केट में सपोज 355 रुपए प्राइस चल रही है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको मिले 350 का, तो आपका अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, अगर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हुआ तो वो 350 पे होगा, लेकिन हो सकता है कि सारा दिन प्राइस जो है वो 350 पे ना आए, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन द थिंग इज कि आपका ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए पहले वाला मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो जाएगी, प्राइस जो भी हो, दूसरे वाले में एग्जीक्यूशन का कोई पता नहीं, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन हुई तो आप वाली प्राइस पे होगी, इसमें प्राइस गारंटीड है, ठीक है, एग्जीक्यूशन गारंटीड नहीं है। अच्छा, इसके सब्सीक्वेंट ना दो किस्म के ऑर्डर होते हैं, लिमिट ऑर्डर भी दो किस्म के होते हैं, एक आपका डे ऑर्डर है, ठीक है, डे ऑर्डर रिमेन्स गुड फॉर ओनली 1 डे, मतलब एक दिन में अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, वरना ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिमिट डे ऑर्डर लगाएंगे, तो आपने प्राइस बता दी, अगर उस दिन प्राइस जो है वो उस लेवल तक गिरी या उस लेवल तक बढ़ी, ठीक है, तो आपका जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना क्या होगा, आपका ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो है इसका टाइप, दैट इज गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर, मतलब इसमें भी अगेन द थिंग इज कि आप कहते हो कि जी मेरा ये ऑर्डर विल रिमेन एक्टिव टिल इट इज एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड बाय मी। अब ये डे ऑर्डर से डिफरेंट है, मतलब इसमें अगेन द थिंग इज कि आपका ऑर्डर जो है वो हो सकता है 6 महीने लगा रहे और प्राइस वहां तक जो है वो ना आए, ठीक है। तो इट दिस ऑर्डर रिमेन्स गुड टिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल, कि जब तक आपका ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा या ये ऑर्डर जो है वो फुलफिल नहीं होगा, उस टाइम तक ये ऑर्डर जो है वो मार्केट में क्या होगा, ये ऑर्डर मार्केट में लगा रहेगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ये मतलब सिंपली स्पीकिंग लिमिट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर इज बेसिकली प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो प्राइस कॉन्टिजेंट ऑर्डर में आपने प्राइस बता दी, उसके बाद आपने कहा कि ये ऑर्डर अगर एक दिन में पूरा होता तो ठीक है, वरना कैंसिल हो जाएगा, तो ये डे ऑर्डर हो जाएगा। अगर वो आप कहें कि जब तक, हाँ मतलब हाँ जी बच्चा, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, या बोल के बता दो या चैट में लिख दो, मैं आंसर कर देता हूँ। सर स्पेशली इसके बारे में सवाल है कि अगर प्राइस जब गिर रही होती है तो ये उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं उससे। दोनों सूरतों में पुत्र होता है, प्राइस स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो प्राइस जब गिर रही होती है अनइवनली तो उसे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह से। मगर उनको क्या फायदा होगा इसमें? अच्छा मतलब मैंने ये बताया भी था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्राइस जो है ना स्टेबल में करने में उनका क्या फायदा है? मैं बता रहा हूँ, ज्यादा फायदा तो इस तरह होगा ना कि जैसे दो तरह। देखो मैं इसको बता देता हूँ। देखो पुत्र, होता इस तरह से है कि आपके पास ना एक कंपनी है कोका कोला, इसकी जो प्राइस है या इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है
दैट इज 50। मतलब इस कंपनी की हैसियत के हिसाब से, इस कंपनी के प्रॉफिट्स के या कैश फ्लोज के हिसाब से इसकी प्राइस 50 रुपए होनी चाहिए। और स्पेशलिस्ट के पास ना सारी इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड वो इंडिविजुअल होता है, उसकी टेक्निकलिटी होती है, ही नोज कि प्राइस शुड बी 50, ठीक है, कि वैल्यू 50 होनी चाहिए। अच्छा, सेल प्रेशर आता है किसी वजह से, प्राइस गिरनी शुरू होती है। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि आप देखोगे कि मार्केट में ना जो प्राइसेस है ना वो इस तरह से नहीं होती कि जब गिर गई है तो बस गिर गई है। मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो अगर गिरती हैं तो बाद में बढ़ती भी है, रीबाउंड करती हैं प्राइसेस, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशलिस्ट को इस चीज का पता है कि आजकल जो प्राइस चल रही है ना, सपोज 47 है, ठीक है, मतलब हम कहते हैं 46 है, तो ये 46 इज बेसिकली अंडर वैल्यूएशन। ये क्या है? ये अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक की, क्योंकि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 50। उस सूरत में अगर स्पेशलिस्ट 46 का खरीद लेता है और कुछ दिन अपने पास रख लेता है तो प्राइस ने वापस अपनी एक्चुअल लेवल पे आना होता है। तो प्राइस जैसे ही अपने एक्चुअल लेवल पे आएगी उसको जो है वो 4 रुपए का फायदा हो जाएगा। इसी तरह से सपोज हम कहते हैं कि बाय प्रेशर है, ठीक है, तो प्राइस क्या है? प्राइस इज इंक्रीजिंग। अगर प्राइस सपोज हम कहते हैं पहले 52 पे गई, फिर 54 पे गई, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 58 पे चलेगी। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे भी आपका जो स्पेशलिस्ट है उसको पता है कि वैल्यू क्या है, वैल्यू इज 50। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं तो स्पेशलिस्ट वुड डू, वो सप्लाई लेके आ जाएगा, वो बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस अपने एक्चुअल लेवल पे मार्केट में आती ही आती है, ठीक है। मतलब ये कभी भी नहीं होता कि प्राइस जो है, सपोज हम ना इस कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, एक स्पेसिफिक स्टॉक है गेम स्टॉप का, ठीक है, गेम स्टॉप का स्टॉक प्राइस हम देख लेते हैं। सर अगर उसके पास स्टॉक हो, क्या हो पुत्र? अच्छा पुत्र देखो, यहाँ पे ना सर उसके पास बेचने के लिए स्टॉक ही ना हो तो वो तो फिर यूं नहीं होता। मतलब जो स्पेशलिस्ट है ना उसका ये काम है, उसके उसने पास अपने पास स्टॉक ही ना इन्वेंट्री हो रखनी, स्पेशलिस्ट के पास, उसने अपने पास इन्वेंट्री तो रखनी होती कैसे है। कंट्रोल करेगा? देखो अगेन, एक तो स्टॉक मार्केट में वैसे ना ये पॉसिबल होता है कि आप बगैर, आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी आप खरीद बेच सकते हो, उसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, वो आगे आएगा आपका, ठीक है। जहाँ पे हम जो है वो स्पेसिफिकली देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये शॉर्ट सेल हम आगे देखेंगे कि आपके पास अगर स्टॉक नहीं भी है ना फिर भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो आपका प्रोफेशनल है उसका ये काम होता है, उसने अपने पास अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री मेंटेन रखनी होती है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि उसके पास जो है वो स्टॉक ना पड़ा हो, उसके पास स्टॉक पड़ा होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज खत्म भी हो गया तो ही कैन ऑलवेज शॉर्ट सेल। मतलब वो शॉर्ट सेलिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो स्टॉक बेच सकते हैं, चाहे आपके पास स्टॉक अवेलेबल है या स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इशू नहीं होता कि वो जी उसके बाद खत्म हो जाएगा या मतलब देखो अगेन, हम जब बात करते हैं ना कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट फंक्शनिंग मार्केट, तो वो बेस्ट फंक्शनिंग मार्केट इसी वजह से है कि उसमें आप ना किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मैकेनिज्म इस तरह का बनाया गया है कि आपके बायर और सेलर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो बायर कैन बाई, ठीक है, इवन इफ कि उसके पास पैसे कम है, ठीक है, मतलब मेरे पास 100 रुपये है लेकिन मैं 400 रुपये का एक्सपोजर भी या 300 रुपये का एक्सपोजर भी ले सकता हूँ मैं, उसे हम बाइंग ऑन मार्जिन कहते हैं, वो भी हमने पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद अगेन इफ आई वांट टू सेल और मेरे पास स्टॉक नहीं है तो फिर भी मैं शॉर्ट सेलिंग करके उसको बेच सकता हूँ जी, ठीक है। अब उसमें सिंपली ये है कि आप उसको इस तरह से समझ लें कि आप किसी से उधार लेके बेच देते हो, ठीक है। तो मार्केट दोनों किस्म का मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है,
ताकि बायर और सेलर जो हैं वो काफी ज्यादा सारी मिकदार में मौजूद रहें और मार्केट चलती रहे, ठीक है। वरना अगर बायर और सेलर ज्यादा नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट की जो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला मामला है वो किसी एक साइड पे टिल्ट हो जाएगा, जो कि उस तरह से मार्केट की एफिशिएंसी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया जी? आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ पे आया है यस सर। गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर। अच्छा पुत्र, गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर ये होता है कि सिंपली स्पीकिंग कि जब तक वो ऑर्डर या तो मैं कैंसिल करूंगा या फिर वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब सिंपली स्पीकिंग प्राइस जो है ना, सपोज स्टॉक की जो प्राइस चल रही है मार्केट में, ठीक है, प्राइस इन मार्केट दैट इज 100, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने ना एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया जी कि आई वांट टू सेल 100 शेयर्स एट 110 और इसको मैंने कह दिया कि इट इज गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर है। अच्छा, अब होगा यूं कि ये ऑर्डर ना लिखा रहेगा ऑर्डर बुक में, ये ऑर्डर पड़ा रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि जी मार्केट में ना प्राइस जो है वो 101 हुई, फिर वो 99 पे चली गई, फिर वो 104 पे चली गई, फिर वो 102 पे आ गई, फिर वो 105 पे आ गई, ठीक है। तो ये डे वाइज ना, एक दिन गुजरा 101 पे थी, फिर 99 पे ही, अगले दिन फिर 104 पे आई, फिर 102 पे आ गई अगले दिन, फिर अगले दिन 105 पे आ गई, फिर अगले दिन 108 पे आ गई, फिर दोबारा 106 पे चली गई। तो ये ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ना दो सूरतों में खत्म होगा, या ये ऑर्डर बुक से कैंसिल हो जाएगा। अगर तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, ठीक है, मैं फोन करके कहूंगा जी नहीं जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्डर एनी मोर, ठीक है, इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि प्राइस ना 110 पे आ गई, तो जब प्राइस 110 पे आएगी तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्चुअल में इस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं शेयर सेल करूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका फिर ये है कि मेरा ऑर्डर जो है वो अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, तो मैं फोन करके कहूंगा अपने ब्रोकर को कि मेरा जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था उसको कैंसिल कर दो, ठीक हो गया। तो इट इज गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर मीन्स गुड टिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। अच्छा पुत्र, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉप ऑर्डर भी एक लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें अगेन होता स्पेसिफिकली ये है कि हम अपना एक ना स्पेसिफिक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल पे बढ़ती या गिरती है तो फिर हमारा जो ऑर्डर है ना वो मार्केट ऑर्डर बन जाए, ठीक है। मतलब सपोज जो प्राइस है ना, करंट प्राइस दैट इज 100, ठीक है, मेरे पास ये शेयर है, ठीक है, और मुझे लगता ये है कि इसकी वैल्यू अगर गिरी ना, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इफ वैल्यू डिक्लाइन, तो ये जो है ना, मतलब इट वुड बी ए स्टीप डिक्लाइन, मतलब अगर वैल्यू गिरी तो बहुत ज्यादा वैल्यू गिरेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ना स्टॉप लॉस ऑर्डर, या सिंपली आप इसको स्टॉप ऑर्डर कह लो फॉर द टाइमिंग, स्टॉप ऑर्डर प्लेस करता हूं, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर प्लेस करता हूं कि इफ प्राइस फॉल्स बिलो 95, कि अगर प्राइस 95 या उससे नीचे गिरती है, ठीक है, तो अगेन द थिंग इज के सेल माई शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब होगा इस तरह से कि प्राइस थी जी 100 रुपये, ये 100 से गिरी 98 पे, ये फिर 101 पे आई, फिर ये चली गई 97 पे, और फिर ये चली गई 94 पे। अच्छा, अब देखो 94 पे जब ये गई ना, तो अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे ऑर्डर एक्टिवेटेड,
अब जैसे ही वो 95 से नीचे पे गई ना, अब ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ऑर्डर एक्टिवेट होने से मतलब ये है कि ये क्या बन गया, इट कन्वर्टेड इनटू मार्केट ऑर्डर, ठीक है। पर अब हो सकता है कि उसे 95 प्राइस मिले ना मिले, मार्केट में ना इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ये ऑर्डर ये कन्वे करता है कि जो बेस्ट प्राइस है फिर उस पे बेच दो, ठीक है। तो होता है कि 94 पे प्राइस गिरी और आपको ना आपका जो स्टॉक है ना एक्चुअली सोल्ड फॉर 92, मार्केट में जो भी ऑर्डर फिर था नेक्स्ट आपने उसको जो है वो शेयर बेच दिए, ठीक है। तो इट बेसिकली इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट ऑर्डर, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में आपने कहा था कि 95 का बेचना है तो 95 का ही बिकेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यहां पे क्या होता है कि जैसे ही प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल से गिरी या बढ़ी, ये ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, ऑर्डर एक्टिवेट होके मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही जो भी आपको प्राइस लगी उस प्राइस पे आपका जो है वो स्टॉक बिक गया या आपने वो स्टॉक खरीद लिया या व्हाटएवर द केस वाज। तो जो स्टॉप ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज डिजाइन टू लिमिट लॉस और अश्योर प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या कहा, आपने कहा कि जी अगर गिरी तो बहुत ज्यादा गिरेगी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो आपने अपना लॉस ना ये कर दिया कि 95 तक ठीक है, 95 तक मैं सहार लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा लॉस को, इससे ज्यादा नहीं। तो 95 से नीचे जैसे ही प्राइस गई ना, आपका ऑटोमेटिकली स्टॉक बिक गया। इसी तरह से आप जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर था ये, मतलब सिंपली इट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से आपका ना स्टॉप प्रॉफिट ऑर्डर भी हो सकता है। इसमें आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि प्राइस जो है ना वो इसकी मैक्सिमम ना 110 तक जाएगी, और 110 तक जाने के बाद ना दोबारा से प्राइस गिरेगी, मतलब सिंपली अभी मैं ना थोड़ी देर पहले गेम स्टॉप का आपको जो है दिखा रहा था। तो गेम स्टॉप ना स्पेसिफिकली एक स्टॉक है, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। देखो इसकी प्राइस ना 18 रुपए पे थी, ठीक है, ये 6 जनवरी को। अब ये प्राइस ना आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ी, ठीक है, ये 21 जनवरी तक ना $43 थी, और फिर 27 जनवरी को ये $347 जो है वो हो गई। उसके बाद ये गिरी एक दिन में, ठीक है, ये 193 पे आई, फिर बढ़ी 325 पे आई, फिर 90 पे गिर गई। अब देखो अगेन ये जो फ्रेंजी है, ये जो मामलात हैं, इसमें ना बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन डेफिनेटली पीपल आर अनसर्टन कि प्राइस कहाँ तक जाएगी। मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है ना, मुझे लगता है कि प्राइस जो है ये 76 पे है ना अभी, मुझे लगता है कि जी 100 के बाद ना मुझे स्टॉक को बेच देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्टॉप प्रॉफिट ऑर्डर लगा दूंगा 100 रुपए पे। तो जैसे ही मेरा जो स्टॉक है वो उसकी प्राइस 100 पे टच करेगी, ये ऑर्डर एक्टिवेट होके ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, ठीक हो गया। ऑर्डर बिकम एक्टिव मार्केट ऑर्डर व्हेन प्राइस क्रॉसेस ए स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लॉस या सेल ऑर्डर कैन बी चेंज विद मूवमेंट इन द प्राइसेस। अगर प्राइस बढ़ रही है, सपोज आपको लगता है कि नहीं जी मैंने 95 पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो अगेन प्राइस गिरी है तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा और वेट कर लूँ, तो मैं इसको चेंज कर दूँ, यानी जी ये 90 तक अगर गिरेगा तो ये जो है ये मेरा जो है वो स्टॉप ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट या एक्टिव, ठीक हो गया। तो इट कैन बी चेंज विद द मूवमेंट इन द प्राइसेस। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी आप लगा सकते हो। अब इसमें अगेन क्या है, स्टॉप ऑर्डर में अवेलेबल मार्केट प्राइस पे जो है वो आपका बिकेगा, ठीक है। लेकिन आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर में क्या करोगे, ठीक है, इसमें होगा कि इफ द प्राइस बिलो 90 तो सेल एट 88, ठीक है। मतलब उसमें अगेन द थिंग इज कि आपने बता दिया कि प्राइस 90 से गिरे तो आपने 88 तक का बेचना है इसको, 88 से कम का नहीं बेचना या 88 से ज्यादा का नहीं। मतलब अगेन द थिंग इज कि आपने यहाँ प्राइस भी स्पेसिफाई कर दी। तो प्राइस स्पेसिफाई जिसमें हो जाती है वो आपका लिमिट ऑर्डर होता है। अब सिंपली स्पीकिंग इसमें अगेन हमारे पास हमने जो बेसिक किस्म के ऑर्डर देखे वो 3 है। एक मार्केट ऑर्डर है जो कि जो भी मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस है उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। एक लिमिट ऑर्डर है, इसमें अगेन आप प्राइस बताते हो
कि इस प्राइस पे मैंने बेचना या खरीदना है, ना उससे कम पे बिकता या खरीदा जाता है, ना उससे ज्यादा पे स्टॉक बिकता या खरीदा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर में आप एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हो कि स्टॉक इस लेवल को टच करेगा, चाहे गिरते हुए प्राइस गिर रही है तब इस लेवल तक गिरेगा, या अगर प्राइस बढ़ रही है तो तब इस लेवल तक अगर बढ़ेगा तो ऑर्डर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक ऑर्डर है। फिर जो स्टॉप लिमिट ऑर्डर है, इसमें क्या है, इसमें हमने लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर को इकट्ठा कर दिया है कि मतलब ऑर्डर एक्टिवेट होता है एट ए स्पेसिफिक लेवल, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी एक प्राइस स्पेसिफाई हम कर देते हैं कि इस प्राइस तक अगर गिर गया तो अगेन द थिंग इज कि आप इस प्राइस पे आपने बेचना है, इससे ज्यादा का बेचना या खरीदना आपने नहीं है। तो ये हमारे मार्केट के जी ऑर्डर्स हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जो है वो पूछ लें। हाँ पुत्र, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? हाँ जी। अच्छा, स्टॉप लिमिट ऑर्डर पुत्र ने बताया। देखो अब पुत्र है इस तरह से कि सपोज हम कहते हैं कि जी मार्केट में अभी जो प्राइस चल रही है ना, दैट इज 100। ठीक है, मुझे ये लगता है कि प्राइस विल ओनली गो अप टिल 120। ये प्राइस 120 तक जाएगी, देन विल डिक्लाइन। अच्छा, मैं अब क्या चाहता हूं, मैं अपना ना प्रॉफिट अश्योर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ना स्टॉप ऑर्डर लगाता हूं। ठीक है, और वो स्टॉप ऑर्डर में लगाता हूं ₹120 पे। अच्छा, अब स्टॉप ऑर्डर में क्या होगा कि जैसे 120 पे स्टॉक जाएगा तो जो भी अवेलेबल प्राइस होगी उस पर बिक जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन ना मैं क्या कर चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं, अब मार्केट प्राइस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरा प्राइस भी मेरी अपनी मर्जी की कीमत पे बिके। ठीक है, तो मैं स्टॉप ऑर्डर लगाता हूं ₹120 पे। ठीक है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना, एग्जीक्यूशन प्राइस वो रख देता हूं ₹121। अब सिंपली स्पीकिंग मैं ये कहता हूं कि अगर प्राइस 120 तक जाए तो ये ऑर्डर एक्टिवेट हो, और ये ऑर्डर एक्टिवेट हो के ना मेरा स्टॉक 121 का बिके। सपोज प्राइस आपकी ना जाती है 120.5 पे, ये ऑर्डर ना एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि प्राइस जो है वो 119 पे चली जाए, 118 पे चली जाए, फिर 120 पे आ जाए। ठीक है, ऑर्डर उस टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये प्राइस 121 पे नहीं जाएगी। ठीक हो गया? तो देखो यहाँ पे हमने दोनों चीजें ऐड कर दी कि 120 पे वो एक्टिवेट होगा और 121 पे मैंने बेचना है। एक्चुअल प्राइस क्या मुझे चाहिए? 121। तो ये लिमिट ऑर्डर जो है हमारा, ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर है। ठीक है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर है, स्टॉक नहीं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर है। ठीक हो गया पुत्र? तो ये जो है आई गेस के इट एक्सप्लेन्स योर क्वेश्चन। ओके जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। नहीं जी, चलें आजा पुत्र। इसके बाद अगेन हम ना फंक्शनिंग की बात करते हैं। हमने देख लिया कि मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, डीलर कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस किस्म के ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग कैसे होती है, मतलब मैंने एक्चुअल में अगर मार्केट में जाके ट्रेड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग जो है ना मार्केट में, ये बेसिकली क्या है, ये अगेन डीलर के थ्रू होती है, या मोर स्पेसिफिकली हमारे ब्रोकर के थ्रू होती है। मतलब सिंपली आप यूँ नहीं कर सकते कि आप मार्केट में गए और आपको एक शेयर अच्छा लगा तो आपने पैसे दिए खरीद लिया। आपको जिस तरह से बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है, इसी तरह से आपको अपने ब्रोकर के पास एक अकाउंट जो है वो खुलवाना होता है, ठीक है। आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हो, पाकिस्तान में अकाउंट 50,000 की अमाउंट से जो है वो खुल सकता है जी। तो आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाते हो और उसके बाद आपको ब्रोकर को ही बताना होता है कि मेरे बिहाफ पे ये शेयर खरीद लो या मेरा ये जो शेयर है ये बेच दो। तो जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली या मतलब डीलर्स जो होते हैं ये मार्केट मेकर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोकर और डीलर दोनों एक ही पार्टी होती है, ठीक है। लेकिन ब्रोकर एक स्पेसिफिक अलहदा से एक पार्टी, एक इंडिविजुअल है, और डीलर्स जो हैं वो अलहदा से इंडिविजुअल हैं, ठीक है। ब्रोकर जो है वो अपने लिए नहीं खरीदता, वो सिर्फ अपने कस्टमर के लिए खरीदता है। जो डीलर है वो अपने लिए भी खरीदता है, ठीक हो गया। तो डीलर बेसिकली द पर्सन हु बायज एंड सेल्स सिक्योरिटीज फॉर हिज ओन अकाउंट, जो अपने लिए भी खरीद और बेच रहा होता है और अपने क्लाइंट्स के लिए भी खरीद और बेच रहा होता है। तो जो स्टॉक्स है ना ये मार्केट में लॉट्स में बिकते हैं, ठीक है। हम यूं नहीं होता कि एक शेयर खरीद लो या 2 शेयर खरीद लो, 1.5 शेयर खरीद लो। इसकी ना लॉट होती है, जिसमें रेगुलर लॉट जो आपकी होती है वो 500 शेयर्स की होती है, कि आप एक शेयर मार्केट में नहीं खरीद सकते, आपको हमेशा से जो खरीदने पड़ेंगे वो 500 शेयर्स आपको जो है वो खरीदने पड़ते हैं मार्केट से, ठीक हो गया। तो जर्नल यूनिट ऑफ ट्रेडिंग ए सिक्योरिटी इन द मार्केट इज 500 यूनिट्स। तो आप 500 के मल्टीपल्स में जो है वो शेयर खरीदते या बेचते हैं। तो इसको हम राउंड लॉट या रेगुलर लॉट भी बोलते हैं। फिर एक ओड लॉट भी होती है, मतलब अगेन अगर 500 से कम की कोई लॉट है ना तो ये अगेन क्या होगी, ये ओड लॉट कहलाती है। इसकी प्राइस भी थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब सिंपली यहाँ पे अगर आप देखें ना पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, तो देखो ये REG लिखा हुआ है। तो REG इज रेगुलर लॉट। यहाँ पे जो हो रहा होगा, ये सारी ट्रेडिंग हो रही है, ये अगेन क्या है, ये रेगुलर लॉट्स में इसकी ट्रेडिंग जो है वो हो रही है। ये ODL जो है, ठीक है, ये ODL बेसिकली क्या है, ये आपकी अगेन ओड लॉट है जी, ठीक है। तो ओड लॉट में आप देखें ये आस्क वॉल्यूम 42 है, ठीक है, इसी तरह से बिड वॉल्यूम 10 है, ठीक है। तो अगेन ओड लॉट जो है ये राउंड नहीं होती, और ओड लॉट जो है ये होती भी डिफरेंट है, ठीक हो गया। लाइक यहाँ पे देखो प्राइस 355 चल रही है, ठीक है, और ओड लॉट में जो प्राइस है वो क्या चल रही है, वो 340 चल रही है, ठीक है। इसकी आस्क प्राइस भी डिफरेंट है, इसकी बिड प्राइस भी उस तरह से जो है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो ये ओड लॉट उस तरह से कहलाती है। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो अगेन क्या है, वो आपकी रेगुलर या राउंड लॉट में उस तरह से जो है वो होती है, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि मार्केट में क्या हो रहा होता है, आपका जो डीलर है वो कोट करते हैं सिक्योरिटीज ऑन बिड एंड आस्क बेसिस। मतलब जहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि डीलर ने क्या किया हुआ है, डीलर ने आस्क प्राइस भी बताई है, डीलर ने आपकी बिड प्राइस भी जो है वो बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बिड प्राइस इज प्राइस एट विच डीलर वुड बाय, ये कम होती है। आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच डीलर वुड सेल, इट इज स्लाइटली हायर। मतलब यहाँ पे उसी तरह से देखो आस्क प्राइस ज्यादा है और बिड प्राइस जो है वो कम है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम स्प्रेड बोलते हैं बेसिकली, विच इज कंपनसेशन टू मेक द मार्केट, ठीक है। ये अगेन जो करेंसी मार्केट में भी होता है, बिड और आस्क होता है, तो जो डिफरेंस होता है उससे जो डीलर है वो कमा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगेन जो ब्रोकर है वो हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो है वो कमीशन भी चार्ज करता है, जिसको हम ब्रोकरेज कमीशन बोलते हैं। मतलब सिंपली आपने अपने ब्रोकर को कहा कि भाई OGDCL के शेयर खरीद लो, उसने शेयर खरीद लिए। अच्छा, उसके अगेंस्ट ना वो आपको, आपने जो कहा उसने कर दिया, उसके अगेंस्ट वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा होगा,
आप सेल करेंगे फिर भी कमीशन है, आप बाय करेंगे फिर भी उस तरह से जो है वो कमीशन है। तो अगेन द थिंग इज कि जो डीलर्स होते हैं वो स्प्रेड से भी कमाते हैं, वो ब्रोकरेज कमीशन से भी कमाते हैं। इसके अलावा डीलर्स के पास क्योंकि स्टॉक्स अपने भी मौजूद होते हैं, अपने लिए भी वो खरीद रहे होते हैं, तो उनको डिविडेंड मिल रहा होता है, या अगर उन्होंने बॉन्ड खरीदे हुए हैं तो उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उससे भी वो कमाते हैं। प्राइस की जो मूवमेंट होती है, प्राइस बढ़ गई है, उससे भी वो कमाते हैं डेफिनेटली। तो प्रॉफिट जो है इट मोटिवेट्स डीलर टू मेक द मार्केट इन ए सिक्योरिटी। आप देखो अगेन एक डीलर बैठा हुआ है ना, तो वो अपने फायदे के लिए बैठा हुआ है, वो मार्केट में कुछ कर रहा है ना, खरीद रहा है, किसी के बिहाफ पे खरीद रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है, ठीक है, अपने बिहाफ पे खरीद रहा है तब भी डेफिनेटली वो देख के खरीद रहा है, उसको मुनाफे के लिए वो खरीद रहा है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स जो है दीज मोटिवेट द डीलर टू मेक द मार्केट इन ए सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब यही वही बात है कि वो स्पेशलिस्ट बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट भी यही कर रहा होता है, वो अपने लिए भी खरीद रहा होता है,